तो अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, और वह है खिलाफत की समाप्ति। खिलाफत ही पूर्ण रूप से, खलीफा का पद ही पूर्ण रूप से खत्म हो गया। और ये घटनाक्रम यानी अब्बासी वंश के ताकत में, शक्ति में गिरावट 9वीं सदी से ही प्रारंभ हो गई थी। उस समय से उनकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। उनके कारणों पर यदि जाएं और परिणाम पर भी जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पहला कारण ये था कि जो बगदाद जैसी दूरस्थ जगह में उनकी राजधानी थी, उनका केंद्र था, जहाँ से इतने बड़े क्षेत्र को संचालित करना, नियंत्रित करना कठिन था। साथ ही अन्य तरह के विद्रोह विरोध भी सतत रूप से हो रहे थे। कबीलाई संस्कृति अभी भी हावी थी, यद्यपि उस रूप में नहीं जो पैगंबर मोहम्मद के समय थी, लेकिन इसके अस्तित्व से नकारा नहीं जा सकता था, इसके प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता था। तो नियंत्रण कम होना और उसके साथ ही साथ सैनिक और प्रशासनिक लोगों में अरब ईरानी गुट का हावी होना, ये बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा था। आपको याद होगा कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अब्बासी वंश के शासकों ने, अब्बासी वंश के खलीफाओं ने अरब ईरानी वंश के लोगों को काफ़ी पद दिए थे, काफ़ी स्थान दिए थे, और इसके विरुद्ध दूसरे वर्ग के लोगों की नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। उनमें से एक प्रमुख था तुर्की का गुट। तुर्की जो बिल्कुल पश्चिम में है, लगभग यूरोप के अंत में बिल्कुल, ये तुर्की के जो गुलाम थे, इन लोगों की नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। इनका एक नया गुट बन गया। इसके साथ ही शिया सुन्नी में विभाजन, दो गुट का होना, ये स्वयं में एक बहुत बड़ा कारण था। इनके बीच में भी एक तरीके से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन या एक दूसरे के प्रति खिंचाई, एक दूसरे की खिंचाई करना, ये भी बढ़ता गया समय के साथ साथ। ये हुए शुरुआती कारण, अब्बासी वंश की समाप्ति के या खिलाफत की समाप्ति के शुरुआती कारणों में से हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही कई नए राजवंश भी सामने आ गए। पूर्व में हमने जिक्र किया था कि कैसे उमैयद वंश के खलीफाओं ने कबीलों की ताकत बढ़ाने का भी प्रयास किया, और इन कबीलाई ताकत को, कबीलाई शक्ति को बढ़ाने के पीछे जहां उनका मकसद था कि सीमांतर क्षेत्रों को मजबूत किया जाए ताकि बाइजेंटाइन सभ्यता या बाइजेंटाइन साम्राज्य और यहाँ ससानिद साम्राज्य उन पर हावी ना हो, तो दूसरी ओर देखा गया कि ये कबीले अब ज़्यादा काफ़ी ताकतवर हो गए और कई लोगों ने इसमें अपना राजवंश स्वयं ही घोषित कर दिया। ये अगले कारण था। हम किन कारणों की बात कर रहे हैं? खिलाफत के समाप्ति के कारणों की। ये राजवंश तुरान, ताहिरी, समानी और तुलनी वंश के थे। तुरान, ताहिरी, समानी और तुलनी वंश के मूलतः ये राजवंश थे। परिणाम क्या हुआ कि जब नए राजवंश स्थापित हुए तो उन क्षेत्रों में अब्बासी लोगों का प्रभुत्व, वर्चस्व कम होने लगा, कमज़ोर होने लगा, और धीरे धीरे इनका क्षेत्र भी सीमित होने लगा, दायरा सीमित होने लगा। वहाबी नामक शिया वंश ने बगदाद पर अब्जाद कर लिया था। अब बगदाद शिया वंश के हाथ ही रहा, लेकिन उन शियाओं में, शिया संप्रदाय के हाथ में ही रहा, लेकिन उन शियाओं में जो एक वंश था वहाबी, उनका प्रभुत्व उसमें बना हुआ था। इन शासकों ने कई तरह की उपाधियां धारण की। वहाबी लोगों ने कई तरह की, अलग अलग तरह की उपाधियां, और उपाधियां धारण करने के पीछे था अपने को ऐसा दिखाना कि वे अन्य लोगों से ऊपर का स्थान रखते हैं। शहंशाह, जिसमें से एक बहुत प्राचीन उपाधि थी, शहंशाह, ये ईरानी उपाधि थी। शहंशाह इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, शाहों का शाह।
ये उपाधि से अब इन्होंने अपने लिए लेना शुरू किया। धर्म प्रमुख अब मुख्य उपाधि नहीं रही। खलीफा की उपाधि अब एक तरीके से इनके लिए मायने नहीं रखती थी, वो पीछे हो गए। और खलीफा का अर्थ क्या था? खलीफा का अर्थ था धर्म प्रमुख, यानी अब धर्म प्रमुख से हटकर अब ये शहंशाह की ओर अग्रसर हो चुके थे। यानी राजनीतिक सत्ता धार्मिक सत्ता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चली थी। और इस प्रकार खलीफा की उपाधि तो आने वाले खलीफाओं ने धारण ही नहीं की और अब अपने को शहंशाह कहने लगे। और एक समय ऐसा आया कि खिलाफत को इन्होंने ख़त्म ना करना, एक फैसला तो लिया, महत्वपूर्ण फैसला तो था, लेकिन साथ में कुछ अन्य परिवर्तन उन्होंने लाए। जैसे फातिमी नाम की एक शिष्या थी, वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। फातिमी नाम की शिष्या एक शिया वंश की बहुत ही महत्वाकांक्षा महिला थी और उसने इस्लाम पर शासन करने का प्रयास किया था। फातिमी संप्रदाय का मानना था कि वे काफ़ी कुछ पैगंबर मोहम्मद के पुत्र के परिवार के हैं, उनसे उनका संबंध है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पैगंबर मोहम्मद के बहुत अधिकतर पुत्र, सभी पुत्र लगभग प्रारंभ में ही गुजर गए थे। पुत्री रह गई थी फातिमा के पति यानी पैगंबर मोहम्मद के दामाद चौथे खलीफा बने थे। पर यहाँ पर जो ये वंश था, इनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि वे इस्लाम पर शासन करें और इस संप्रदाय का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के पुत्र के हम बहुत के निकट के रिश्तेदार हैं, वही फातिमा के, जो उनकी पुत्री थी और उसे अल जोहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अज जोहरा के परिवार थे, फातिमा के परिवार थे। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका, नक्शे में यदि आप देखें तो उत्तरी अफ्रीका जो है उसके वहाँ मिस्र है, इजिप्ट है, कैरो है। तो उत्तरी अफ्रीका की एक जगह से 969 ईस्वी में इजिप्ट को अपने कब्जे में लिया। फातिमा वंश के लोगों ने इजिप्ट को अपने कब्जे में लिया और फातिमी खिलाफत की स्थापना हुई। इसके साथ ही एक अलग खिलाफत यहाँ पे आई जिसे हम कहते हैं फातिमी खिलाफत। और इस फातिमी खिलाफत ने मात्र एक नई खिलाफत की स्थापना नहीं की इस नए क्षेत्र में, बल्कि एक नई राजधानी भी अपनी वहाँ बना ली, काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रतिस्पर्धा में, इस झगड़े में कई लोगों को काफ़ी आश्रय मिला, काफ़ी उनको संबल मिला और कवि, विद्वान, कुशल प्रशासकों को इस फातिमा संप्रदाय, फातिमा वंश के लोगों ने काफ़ी संरक्षण दिया। ये तो हुई 969 ईस्वी की बात। ट्यूनीशिया देश की कैराऊ मस्जिद को देखिए, कितनी विशाल और कितनी सुंदर है। इसकी विशालता, इसकी भव्यता एक यूनिक है। यहाँ याद रखिए कि उस समय फातिमी साम्राज्य था। जब ये मस्जिद का निर्माण हुआ था तो फातिमी साम्राज्य के काल में।
कुल मिला के 950 से लेके 1200 ईस्वी तक का काल जो हमारे इस अध्याय के अध्ययन का काल है, 1200 तक का, तो 950 से 1200 ईस्वी तक यानी करीब 250 वर्ष तक यहाँ का जो समाज है वो एकल राजनीति पर था और किसी एक संस्कृति से नहीं बल्कि सामान्य आर्थिक और साथ ही सांस्कृतिक प्रतिरूप से एक बना। यानी इस क्षेत्र का अपना एकीकरण अपने तरीके से हुआ और ये ऐसा कहा जाए कि बगदाद की खिलाफत से अलग हो चुका था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको एक बिंदु यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने विद्वानों को, कवियों को और अन्य ऐसे प्रशासकों को जो बड़े कुशल थे उनको अपना संरक्षण दिया था, उनका संबल, उनकी मदद हासिल की थी और यही बात इस्लाम की उच्च संस्कृति के रूप में साबित हुई। और अब एक नया परिवर्तन हम देखते हैं कि फ़ारसी का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। फ़ारसी भाषा जो है तो इस्लाम की उच्च संस्कृति में, ये उच्च संस्कृति वही इजिप्ट के आसपास के ही क्षेत्रों की है, मिस्र के क्षेत्र की है, जहाँ पर फ़ारसी भाषा का महत्व बढ़ने लगा और अब फ़ारसी भाषा एकता का आधार बनने लगी। एकता की नींव फ़ारसी भाषा के माध्यम से शुरू हुई। कलाकार, व्यापारी और अन्य वर्ग के लोग जो फ़ारसी भाषा से जुड़े हुए थे, वे लोग अब स्वतंत्र महसूस करते थे, अपने रहन सहन, विचारों का प्रसार करते थे और इस प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने फ़ारसी कल्चर को, फ़ारसी संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा दिया। मुस्लिमों की संख्या उमैयद काल में कम तो थी, उमैयद काल में, लेकिन शुरू के अब्बासियों के काल में बढ़ गई, क्योंकि अब्बासियों ने नए क्षेत्रों पर कब्जा किया था तो उसमें बढ़ गई। धर्मांतरण के कारण भी ये वार्धक्य हुआ और जो ये प्रयास अब्बासियों ने किया था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का, वह एक तरीके से सार्थक हुआ, अर्थपूर्ण हुआ, मीनिंगफुल हुआ। हम जो बात कर रहे हैं कि खिलाफत की समाप्ति की पृष्ठभूमि क्या थी, उसमें हम देखेंगे कि खिलाफत कमज़ोर होने का कारण, बगदाद जैसी जगह पर राजधानी कमज़ोर होने का दूसरा कारण कबीलाओं के द्वारा विरोध, कमज़ोर होने का तीसरा कारण अंतर्गुटीय विवाद बढ़ते गए, अंतर्गुटीय विवाद, चौथा कारण ईरान के लोगों का एक तरीके से ज़्यादा वर्चस्व होना, वहाँ के लोगों को रास नहीं आया, पांचवा कारण नए नए राजवंशों का आना और छठवां कारण कि इस सब के परिणाम स्वरूप एक तरीके से विद्रोह बढ़ते गया, जो अंत में इजिप्ट में एक अलग सत्ता केंद्र के बनने के साथ समाप्त हुआ। ये जो बातें आपको बताई हैं, इसका कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला, या इसके कारण क्या नए परिवर्तन आए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ़ारसी का बढ़ता हुआ प्रभाव और उस बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप बढ़ता एकीकरण, क्योंकि अब जो फ़ारसी उच्च वर्ग के लोगों का था और उच्च वर्ग के लोगों के बीच में जो फ़ारसी संस्कृति, जो फ़ारसी शासकीय प्रशासनिक पद्धति आई, उसका असर निश्चित रूप से एकीकरण पे पड़ा। जब 10वीं 11वीं सदी के अंतराल पर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि तुर्की नामक देश में एक नए तरह के साम्राज्य का, नए तरह के सल्तनत का उदय हुआ। तुर्की में एक नई सत्ता सामने आई, जैसे हम सल्तनत कह सकते हैं। भारत में भी ऐसे ही सल्तनत काल कहलाता है, सुल्तानों का काल, यहाँ पर सल्तनत कहलाया। सल्तनत शब्द जो है वो सुल्तान से बना है। मैंने आपको बताया कि ईरान के प्रभाव से प्रभावित होकर जो अब्बासी वंश के बाद के लोग थे, इन्होंने
खलीफा को पीछे कर दिया, यानी अपनी धर्म प्रमुखता के अपने रोल को थोड़ा सा पीछे कर दिया और उसके बदले अब शहंशाह का शब्द आने लगा। तो यानी राज सत्ता अब हर जगह ज़्यादा हावी नज़र आ रही थी और उसी का परिणाम या उसी का एक दृश्य आप यहाँ तुर्की में देख सकते हैं, जहाँ सल्तनत का उदय हुआ, नई सल्तनत का उदय, और उसके साथ उस क्षेत्र की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। ईरान और अरबों के साथ अब एक ये नया ग्रुप सामने आ गया और वो था तुर्की का। वहाँ के मैंने आपको पहले भी बताया कि तुर्की के जो गुलाम लोग थे वे लोग भी अब्बासी वंश से खफा थे, और यहाँ पर उसके अंदरूनी परिणाम इस रूप में बदले कि वहाँ सल्तनत की स्थापना हुई। अब एक तीसरा गुट सामने आ गया। तुर्की जो है वो मध्य एशिया के वही खानाबदोश कबीलाई लोगों का ही ग्रुप था जिन्होंने इस्लाम को अपनाया था। तुर्की में भी खानाबदोश कबीलाई जातियाँ प्रजातियाँ थीं और उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। वे बहुत लड़ाकू, कुशल और साथ ही बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे। ये तुर्की के खानाबदोश जातियों की खासियत थी। ये बिंदु किस संदर्भ में बोला जा रहा है? ये वाला बिंदु इस संदर्भ में कि कैसे मिस्र में खिलाफत अलग हुई, नहीं आई। दूसरा, कैसे बगदाद के खिलाफत के खिलाफ तुर्की में भी एक तरीके से क्रांति हुई और वहाँ पे सल्तनत सामने आया। तो ये जो तुर्की के लोग थे ये बहुत लड़ाकू थे, कुशल घुड़सवार थे, कुशल सैनिक थे, और अब्बासी, बुहावीन, समानियों इसमें सब में शामिल हुए थे और अपनी वफादारी का इन्होंने बहुत अच्छा सबूत रखा था। यानी इन्होंने साबित किया था समय समय पर कि ये बहुत लॉयल रहते हैं। खानाबदोश होने के नाते ये लोग काफ़ी घुमक्कड़ थे, कबीलाई जाति के होने के नाते बड़े मजबूत थे, और इस्लाम को अपना कर इन्होंने एक तरीके से इस्लाम धर्म को तुर्की तक पहुंचाया। अपनी वफादारी के बल पर, अपनी कौशल के बल पर इन्हें बहुत से पद भी हासिल हुए, बहुत से उच्च पदों पर रखा गया। और जो गजनी में सल्तनत की जो स्थापना हुई थी, गजनी, अलप्तगिन जिसका नाम आपने सुना होगा, भारतीय इतिहास की चर्चा जब करते हैं तो आता है, अलप्तगिन ने 961 में गजनी में जो सल्तनत की स्थापना की थी, ये एक तुर्की आक्रमणकारी ही था। अब देखिए नक्शे में कि अलप्तगिन या तुर्की के लोग कितनी दूरी तय करते हुए गजना पहुंचते हैं, और ये गजना पे इनका पहुंचना, अलप्तगिन का पहुंचना, एक तरह का भावी भारत में आक्रमण की शुरुआत की कहानी यहीं से देखी जा सकती है। तो याद रखेंगे कि हम जिस तुर्की की बात कर रहे हैं ये वही तुर्की है जहाँ के लोग गजनी तक आए और फिर भारत पहुँचे। ये क्यों संभव क्यों हुआ? क्योंकि तुर्की के लोग बड़े अच्छे घुड़सवार थे, बड़े अच्छे सैनिक थे, बड़े अच्छे वफादार थे, और उन्हीं के वफादारी के इनाम के एवज में इन्हें राजवंश के लोगों ने ऊंचे ऊंचे पदों पर दिया था, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया था। परिणाम कि अंततः 961 ईस्वी में अलप्तगिन द्वारा गजनी में एक सल्तनत की स्थापना हुई, और जो एक स्वयं टर्किश था। इस हमले का संबंध भारत विजय से है, इस बात को आप याद रखिएगा। बुखारा के सामंत शासन का वो दास था अलप्तगिन, बुखारा वहाँ का एक दास था, और 800 सैनिकों के साथ अफगानी क्षेत्र गजनी नगर और उसके आसपास उसने कब्जा करके सल्तनत की स्थापना की। तो एक दास के रूप में वो तुर्की से आया था बुखारा, और बुखारा में धीरे 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 उच्च पदों पर जाते जाते अंततः उसने एक शासन, एक सल्तनत की स्थापना स्थापित करने में सफलता पाई। एक दास से एक संस्थापक सुल्तान के रूप में अलप्तगिन को जाना जाता है।
800 सैनिकों के साथ मात्र वो आया था। अलब्तगिन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगिन शासक बना। सुबुक्तगिन, अलब्तगिन के बाद सुबुक्तगिन उस क्षेत्र का शासक बना। वो अलब्तगिन, और जो सुबुक्तगिन है वो स्वयं अलब्तगिन का दास था। दास का दास अब शासक बनता है। देखिए, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने देखा है कि कैसे पैतृक वंश की स्थापना करते हुए खलीफा ने ये सुनिश्चित किया कि उन्हीं के परिवार के लोग उच्च पद पर आसीन रहें। और अब यहाँ पर, और साथ ही हम देखते हैं कि धर्म का वर्चस्व बना हुआ था। अब ये परिवर्तन मात्र 300-400 वर्षों में दिखाई देता है कि धार्मिक सत्ता पीछे हट गई और अब साम्राज्यवादी प्रयास का अर्थ है नए नए क्षेत्रों को पाना। सल्तनत जो है वो उसी कहानी का, उसी इतिहास का एक हिस्सा है, सल्तनत की स्थापना। यही बात आगे चलकर भारत विजय के रूप में परिणित होती है। तो सुबुक्तगिन भी एक दास था और उसने अपना क्षेत्र बढ़ाया और अमीर उल उमरा की उपाधि उसने अपने नाम की। स्वयं को उसने इस उपाधि से अपने को नवाजा और उसका विवाह, जो अपना विवाह उसने किससे किया? अलब्तगिन की पुत्री से। अलब्तगिन की पुत्री से विवाह करने के कारण उसके द्वारा अगला सुल्तान बनना उस हद तक सरल हो गया। सुबुक्तगिन जो था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, खासकर पूर्वी विश्व में। अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, भारत के क्षेत्र, मंगोल क्षेत्र में, यहाँ पर उसका नाम काफ़ी गया और उसके देहांत के बाद वह नाम आता है जो भारत में, भारतीय इतिहास में बिना उस नाम के भारत के इतिहास को अपूर्ण माना जाए, और वह है महमूद गजनवी का। अब आप समझ गए होंगे कि इस्लाम धर्म का उदय और विकास, ये अध्याय हमारे कोर्स में क्यों है और किस लिए ये पढ़ाया जाना उचित है। इस्लाम धर्म भारत का एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ धर्म है। एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा भी आपने अभी जाना कि किस प्रकार इस्लाम धर्म से संबंधित विस्तार गाथा में, इस्लाम धर्म से संबंधित विस्तार गाथा में किस प्रकार अरब पेनिनसुला की बात बढ़ते बढ़ते इराक, ईरान, इजिप्ट, सीरिया और टर्की, और फिर किस तरह टर्की के लोगों का आना इस्लाम के एकीकरण की प्रक्रिया में एक हिस्सा है, और इस्लाम का हिस्सा होते हुए किस तरह से अलब्तगिन, फिर सुबुक्तगिन और अब उसके बाद उसका पुत्र महमूद गजनी गजना का शासक बनता है। गजनी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को हथियाकर एक मजबूत शासक बनता है। इसका सुबुक्तगिन का बेटा था, और सुबुक्तगिन स्वयं कौन था? अलब्तगिन का दामाद। गजनी सल्तनत की स्थापना इसी काल में हुई और इनकी शक्ति सत्ता अब खुरासान और अफ़गानिस्तान, यानी गजना जो है अब वो खुरासान और अफ़गानिस्तान क्षेत्र में उनकी सल्तनत स्थापित हुई। जो खलीफा थे, खलीफा ने उन्हें सम्मान का चोगा दिया और यमीन-उद-दौला की उपाधि से विभूषित किया। ये उपाधियाँ मैंने पहले आपको बताया कि कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी और क्यों महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो सम्मान का चोगा और यमीन-उद-दौला की उपाधि से खलीफा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ये तो बात हुई सल्तनत के स्थापना की गजनी में, और ये जानकारी आप जब जान गए कि ये लोग टर्किश थे, साथ ही आपने ये भी जाना कि महमूद गजनी इन्हीं टर्किश सुल्तानों में से एक सुबुक्तगिन का बेटा था, जो बाद में भारत में हमला करता है। तो 11वीं से 13वीं सदी का काल
जब भारत में कुछ घटनाक्रम या गजना में या उस क्षेत्र में कुछ घटनाक्रम कुछ दूसरा रूप ले रहा था, पश्चिमी क्षेत्र में यानी अरब क्षेत्र में क्या बात हो रही, क्या घटना चल रही थी? यहाँ पर ईसाई और अरबों के बीच धर्म की लड़ाइयाँ हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, और उसका मूल कारण था ईसाम के द्वारा विस्तार का प्रयास, और वही प्रयास ईसाई धर्म के द्वारा भी किया जा रहा था। इस तरह ये एक तरीके से धर्म युद्ध का काल हो गया, धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। 13वीं सदी के आरंभ में जो मुस्लिम सभ्यता थी, मुस्लिम संसार था, वो पतन की ओर जाने लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई, और बुराइयों के कारण मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विभाजन दर विभाजन इस काल ने देखा इस्लाम धर्म के अंदर, और इसीलिए वहाँ पे गिरावट आनी शुरू हुई। ये जो गिरावट हो रही थी, ये इस बात का संकेत था कि मंगोल अब खतरा बनेंगे। मंगोल पहली बार हमारे बीच में आते हैं चर्चा के लिए, और उसका कारण भी स्वयं इन्हीं इस्लामिक पंथियों की गतिविधियां थीं जो कई भागों में विभाजित हो चुके थे। खलीफा कमज़ोर हो चुका था, दूसरा खलीफा एक कैरो में स्थापित हो चुका था, खिलाफत, और वहाँ की जो खिलाफत थी वो खिलाफत उच्च वर्ग के को ज़्यादा मददगार थी, उनको ज़्यादा सपोर्टिव थी उनके लिए। तो जब ये इस्लाम धर्म में परिवर्तन हम देखते हैं धीरे धीरे, और इस्लाम धर्म में गिरावट देखते हैं, तो ये जो गिरावट है वो एक तरीके से मंगोलों के लिए एक आमंत्रण था, और ये आक्रमण एक व्यवस्थित सभ्यता पर खाना बदोश लोगों द्वारा हुआ। खाना बदोश कौन? अब ये मंगोल लोग होगा। और व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी? जो इतने समय से चली आ रही थी, जिसका जिक्र हम करते जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे समय के साथ अब खाना बदोशों द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास, और ये निर्णायक और अंतिम प्रयास साबित हुआ, जिसका परिणाम इस रूप में हम देखते हैं कि धर्म युद्ध का रूप ये अब ले चला।